हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर एकेडमी चैनल। जैसे कि हम पढ़ रहे थे भारत के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में हम जान रहे थे लास्ट अपनी क्लासेस में। तो उसी का ही एक न्यू टॉपिक आया है, भारत के तटीय मैदान। तटीय मैदान क्या होते हैं? भारत के तटीय मैदान, इन्हें दो भागों में हमने विभाजित करा गया है। दो भाग कौन कौन से हैं भारत के तटीय मैदानों के? तो पूर्वी तट और पश्चिमी तट। तो इसके बारे में ही आज हमें पढ़ना है। ठीक है, अब ये देखिए तटीय मैदान, जैसे भारत का ये पेनिनसुला एरिया था, ये एरिया है आपका तटीय मैदान। इधर हो गया आपका पूर्वी तट और इधर हो गया आपका पश्चिमी तट। अब इसके बारे में हम आपको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इधर देखिए हम पढ़ रहे हैं आपका पूर्वी तट। कौन सा तट पढ़ रहे हैं हम? पूर्वी तट। इसका क्षेत्रफल है 7516.6 किलोमीटर। मुख्य तट रेखा 6100 किलोमीटर और द्वीप तट रेखा है आपकी इतनी। राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव एंड पुदुचेरी। ये सभी किसमें आते हैं? आपके तटीय प्रदेश है, ये तटीय राज्य है। भारत में तटीय मैदान दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के तटीय मैदान होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पूर्वी तट। फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ते हैं पूर्वी तट। पूर्वी तट का कहां से कहां तक का फैलाव है? देखो इधर है पूर्वी तट। पूर्वी तट गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक ये विस्तृत है। गंगा डेल्टा कहां पे है? यहाँ पे। गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक ये पूर्वी तट विस्तृत है। और इसको भी हमने कई भागों में विभाजित करा है। अब ये देखिए कौन कौन से भागों में विभाजित करा है। उत्कल तट, ये कहां से कहां तक है? फर्स्ट नंबर पे हम पढ़ रहे हैं, ये पूर्वी तट का विभाजन करा गया है। हमने इसको चार भागों में विभाजित करा है। किसको? पूर्वी तट को। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है? उत्कल तट। चिल्का और कोल्लूर झील के बीच में ये विस्तृत है। किस किस के बीच में ये विस्तृत है? चिल्का और कोल्लूर झील के बीच में ये विस्तृत है। चक्रवातों के प्रति संवेदनशील है। चक्रवातों के प्रति संवेदनशील है। इसका मतलब ये है कि अगर चक्रवात इधर बंगाल की खाड़ी में आते हैं तो ये सबसे पहले संवेदनशील होता है। प्रमुख फसलें, यहाँ की प्रमुख फसलें क्या क्या है? चावल, नारियल और केला है। क्या क्या है यहाँ की प्रमुख फसलें? चावल, नारियल और केला। सेकंड नंबर पे हम पढ़ते हैं उत्तरी सरकार। उत्तरी सरकार महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच स्थित उत्तरी भाग है। महानदी, गोदावरी और कृष्णा नदी के जो बीच का स्थान है उसको हम किसमें विभाजित करते हैं? उत्तरी सरकार में। थर्ड है आपका आंध्र तट। कौन सा है? थर्ड आपका आंध्र तट। अब ये देखिए आंध्र तट, ये किस किस के बीच में है? तो ये है आपका कोल्लूर और पुलिकट झील के मध्य स्थित है। जो कोल्लूर और पुलिकट झील के मध्य जितना भी भाग है वो कौन से किस भाग में हमने विभाजित करा है? उसको करा है हमने आंध्र तट में। फोर्थ नंबर पे आता है आपका कोरोमंडल तट या प्लायन तट। तो कोरोमंडल तट तमिलनाडु में पुलिकट झील से और कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। कहाँ पे है भाई पुलिकट झील? कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु से कन्याकुमारी तक के जो बीच का हिस्सा है उसको हमने किस में डिवाइड करा है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। गर्मी में शुष्क रहता है। गर्मी में कैसा रहता है? ये शुष्क रहता है। और शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। और शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। गर्मियों में ये शुष्क रहता है और शीतकाल में वर्षा प्राप्त करता है। अब शीतकाल में ये वर्षा कैसे प्राप्त करता है? जब मानसून, ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब चलते हैं तो लौटते हुए मानसूनों से यहाँ पे तमिलनाडु एरिया में वर्षा होती है। कहाँ पे? कोरोमंडल तट में वर्षा होती है। तो इसलिए ये शीतकाल में यहाँ पे वर्षा प्राप्त करता है। अब सेकंड देखिए पश्चिमी तटीय मैदान। अभी हमने पढ़ा था क्या? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान कहां से कहां तक विस्तृत है? तो पूर्वी तटीय मैदान आपका गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक विस्तृत है। और इस विभाजन को हमने चार भागों में विभाजन करा है। उत्कल तट में, उत्तरी सरकार में, आंध्र तट में और कोरोमंडल तट में। कोरोमंडल तट का ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लौटते हुए मानसून किस भाग में वर्षा करते हैं? तो लौटते हुए मानसून आपके कोरोमंडल तट में
वर्षा करते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हुआ है, तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। उत्कल तट कहाँ तक विस्तृत है? ये चिल्का और कोल्लूर झील के बीच में स्थित है और चक्रवातों के प्रति संवेदनशील है। इसका मतलब चक्रवात इधर सबसे अधिक आते हैं। ठीक है, प्रमुख फसलें आपको पता ही है, चावल, नारियल और केला हो गया। उत्तरी सरकार, ये महानदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच जो क्षेत्र बनता है उसको उत्तरी सरकार क्षेत्र बोला गया है। आंध्र तट कहाँ तक विस्तृत है? तो आंध्र तट आपका कोल्लूर झील से पुलिकट झील के बीच स्थित है। आंध्र तट कहाँ पे है? कोल्लूर झील से पुलिकट झील के बीच मध्य जो भाग है उसको हम आंध्र तट बोलते हैं। और कोरोमंडल तट हो गया आपका, तो कोरोमंडल तट जो है आपका पुलिकट झील और कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। किसके बीच मध्य स्थित है? पुलिकट झील और कन्याकुमारी के मध्य स्थित है। पुलिकट झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि पुलिकट झील कहाँ पे है, किस राज्य में है? तो पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में है। गर्मी में ये शुष्क रहता है, यहाँ पे कोई वर्षा नहीं होती है गर्मी में। जब दक्षिण पश्चिमी मानसून जब वर्षा करते हुए चलते हैं तो तमिलनाडु में ये कोरोमंडल तट में कोई वर्षा नहीं होती है। जब मानसून ऊपर बढ़ जाते हैं फिर लौटते हुए मानसून, कहते हैं कि लौटते हुए मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता लेके, नमी लेके, तो क्या करते हैं? शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है। यहाँ पे कितनी कहाँ कब वर्षा प्राप्त होती है? तो कोरोमंडल तट में शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम करते हैं अब आपका पश्चिमी तट। अब देखिए पश्चिमी तट, अभी देखो मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। अभी हमने ये आपका पूर्वी तट हो गया। क्या हो गया? ये पूर्वी तट। मैंने आपको ये बता दिया, यहाँ पे गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक, गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक पूर्वी तट का विस्तार है। और गुजरात से लेके कन्याकुमारी तक, यहाँ पे आपका गुजरात से कन्याकुमारी तक है ये आपका पश्चिमी तट। कौन सा तट है? ये पश्चिमी तट। पश्चिमी तट गुजरात से कन्याकुमारी तक। ठीक है, उत्तर में खंबात की खाड़ी से केप कोमोरिन तक इसका विस्तृत है। कहां से? खंबात की खाड़ी से। कहां से? यहाँ पे खंबात की खाड़ी है। क्या है यहाँ पे? खंबात की खाड़ी से लेके ये जो पॉइंट है कन्याकुमारी का लास्ट पॉइंट, कन्याकुमारी में लास्ट पॉइंट है कौन सा? केप को मोरिन। कौन सा? केप को मोरिन जो कन्याकुमारी में। तो ये लास्ट पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका विस्तार है। किसका? पश्चिमी तट का। किसका विस्तार है? पश्चिमी तट का। यह सीधी तट रेखा है। कैसी तट रेखा है? ये सीधी तट रेखा है। 6 महीने की अवधि में, अब यहाँ पे देखिए 6 महीने की अवधि में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से ये प्रभावित होता है। 6 महीने की अवधि में कहाँ से भी देखो, साउथ हो गया और ये हो गया आपका वेस्ट। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जब ये अरब सागर से मानसून उठते हैं, कहाँ से उठते हैं? तो अरब सागर से जब मानसून उठ के इधर चलते हैं तो ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से हवाओं से प्रभावित होता है। पूर्वी तट की तुलना में अधिक दांतेदार है। कैसा है? पूर्वी तट की तुलना में अधिक दांतेदार है। बंदरगाहों के विकास के लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है। किसके लिए प्राकृतिक परिस्थितियां प्रदान करता है? तो बंदरगाहों के लिए। ठीक है, नदियां कोई डेल्टा नहीं बनाती है, आपको ये याद रखना है। देखिए पूर्वी तट की जो नदियां हैं वो डेल्टा बनाती है और पश्चिमी तट पे कोई डेल्टा नहीं बनता है। इसके बजाय झरनों का एक श्रृंखला बनती है। यहाँ पे क्या बनती है? झरनों की एक श्रृंखला बनती है। समुद्र तट के समांतर ये स्थित है। किसके? समुद्र तट के समांतर ये स्थित है। सबसे बड़ी वेम्बनाड झील यहाँ पे स्थित है। वेम्बनाड झील कहाँ पे स्थित है? तो वो आपके पश्चिमी तटीय मैदान में स्थित है। अब इसका भी विभाजन करा गया है। देखिए पश्चिमी तट का भी विभाजन करा गया है। पश्चिमी तट को भी 4 भागों में हमने विभाजित करा है। कितने भागों में विभाजित करा है? तो इसको भी हमने 4 भागों में विभाजित करा है। वो कौन कौन से भाग हैं? अब यहाँ पे देखिए आप विभाजन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। कच्छ और काठियावाड़ का तट। कच्छ और काठियावाड़ का तट। अब ये देखिए कच्छ का, मैं यहाँ पे फिर से एक और ड्रॉ बना देती हूँ, यहाँ पे आप समझते रहिएगा।
ये हो गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा कच्छ का रण, किसका रण हो गया, यहाँ पे हो गया कच्छ और काठियावाड़ का तट। प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, किसका विस्तार है, यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। सेकंड नंबर पे आता है कोंकण तट। क्या आता है आपका, कोंकण तट। तो यहाँ से हो गया आपका, यहाँ तक हो गया, क्या हो गया आपका कोंकण तट। ये कहां से, दमन से गोवा तक। तो दमन यहाँ आ गया और यहाँ पे आपका आ गया गोवा। ये कौन सा एरिया बन गया, दमन से गोवा तक बन गया आपका कोंकण तट। कौन सा तट बन गया, कोंकण तट। अब ये पूछ लिया जाता है कि कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है। अब आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है। तो हमें पता है कि कोंकण तट दमन से गोवा तक विस्तृत है। कहां से विस्तृत है, दमन से गोवा तक विस्तृत है। थर्ड हम पढ़ते हैं कन्नड़ तट। कहां से, कन्नड़ तट मरमाओ और मैंगलोर के बीच में स्थित है। यहां से मैंगलोर, मरमाओ और मैंगलोर, यहाँ पे मैंगलोर के बीच स्थित है, लोहे के भंडार से भरपूर है। अब ये देखिए कौन सा तट लोहे के भंडार से भरपूर है, तो कन्नड़ तट लोहे के भंडार से भरपूर है। फिर उसके पास में पढ़ते हैं मालाबार तट। कहां से, मालाबार। तो यहाँ पे हो गया मैंगलोर से आपका कन्याकुमारी तक। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक आपका मालाबार तट है। कौन सा तट है, मालाबार तट है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, कच्छ और काठियावाड़ तट कहाँ पे है, ये रहा काठियावाड़ तट, ये है काठियावाड़ तट। तो ये क्या, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। किसका विस्तार है, ये प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। कोंकण तट, कोंकण तट कहां से कहां तक का विस्तार है इसका, तो दमन से लेके गोवा तक का कोंकण तट विस्तार है। दमन से लेके गोवा तक का कोंकण तट विस्तार है। फिर उसके बाद में हम पढ़ते हैं कन्नड़ तट। तो कन्नड़ तट कहां से, गोवा से लेके मैंगलोर तक का कन्नड़ तट है। गोवा से मैंगलोर तक कन्नड़ तट है। लेकिन मालाबार तट कहां से कहां तक है, तो मालाबार तट है आपका मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। अब आपको पता चल गया कि तट, भारत के कितने प्रमुख तट है, तो भारत के 2 प्रमुख तट है। दोनों प्रमुख तटों को भी हमने 4-4 भागों में डिवाइड करके उसको आपको बता दिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं तटीय मैदान के बाद में पढ़ते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेतीला थार मैदान। क्या है, रेतीला थार मैदान। अब देखिए थार, मैंने बताया था आपके जो रेगिस्तान है ये किधर पड़ता है, तो रेगिस्तान आपका राजस्थान में पड़ता है। थोड़ा पार्ट, कुछ इसका पार्ट पड़ता है गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है, कुछ पार्ट गुजरात में है और कुछ पार्ट आपका राजस्थान में और कुछ पार्ट आपका पाकिस्तान में चला गया है इसका रेगिस्तान का। अब इधर देखिए, इसे महान भारतीय मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट किसे कहा जाता है, इसे रेतीले थार रेगिस्तान को ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। थार मरुस्थल का लगभग 85% भारत में पाया जाता है। कितना, 85% किस में पाया जाता है, भारत में पाया जाता है। एंड 15% कहाँ पे पाया जाता है, आपका पाकिस्तान में। शेष भाग पाकिस्तान में पाया जाता है। इधर क्षेत्रफल कितना है, 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है इसका, 2 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किसका, रेगिस्तान का, ठीक है, थार रेगिस्तान का क्षेत्रफल है। वर्षा कितनी होती है यहाँ पे, अब देखिए वर्षा 150 मिलीमीटर प्रति वर्ष कम, 150 मिलीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है। थार रेगिस्तान कितनी वर्षा प्राप्त करता है, 150 मिलीमीटर से कम वर्षा प्राप्त करता है। कहने का मतलब है कि बहुत कम। वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु पाई जाती है। कैसी जलवायु पाई जाती है, थार रेगिस्तान में शुष्क जलवायु पाई जाती है। थार रेगिस्तान में कैसी जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। माना जाता है कि मध्यजीवी महाकल्प मेसोजोइक युग के दौरान समुद्र में डूबा हुआ था। ये कब डूबा हुआ था, रेगिस्तान भी समुद्र में डूबा हुआ था, लेकिन ये कब उसमें आया अस्तित्व में, तो ये आया प्लेटोजेनिक युग में अस्तित्व में आया, ठीक है। मेसोजोइक युग के दौरान तो ये समुद्र में डूबा हुआ था, लेकिन अस्तित्व में ये कब आया, अस्तित्व में आया प्लेटोजेनिक युग में ये अस्तित्व में आया।
जलवायु। अब देखे थार रेगिस्तान में, अब हम थार रेगिस्तान के बारे में पढ़ रहे थे, अब उसकी जलवायु। अब थार रेगिस्तान की जलवायु कैसी है, अब देखिए यहाँ पे उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु है। कैसी है थार रेगिस्तान की जलवायु, कैसी है उपोष्णकटिबंधीय रेगिस्तानी जलवायु, लगातार उच्च दबाव और अवतलन होता रहता है। कैसी है यहाँ की जलवायु, ये है उपोष्णकटिबंधीय यहाँ की जलवायु है। कैसी जलवायु है उपोष्णकटिबंधीय यहाँ की जलवायु है। गर्मी के मौसम में दक्षिणी पश्चिमी मानसून वर्षा करते हैं। अब इसमें कब वर्षा होती है, तो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। गर्मी के मौसम में ये वर्षा प्राप्त करता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ये वर्षा प्राप्त करता है। भारत के अन्य भागों की तुलना में कम वर्षा होती है। भारत के अन्य भागों की तुलना में रेगिस्तान में कम वर्षा होती है। कितनी, 2 से 20 इंच होती है। सबसे ठंडा महीना कौन सा है, तो सबसे ठंडा महीना है इसमें जनवरी का। कौन सा सबसे ठंडा महीना कौन सा है, जनवरी का है। और सबसे गर्म महीना कौन सा, मई और जून का। सबसे गर्म महीना कौन सा है, मई और जून का। औसत तापमान यहाँ का देखे टेम्परेचर कितना रहता है, तो गर्मियों में, ग्रीष्म काल में गर्मियों में कितना टेम्परेचर पहुंच जाता है, देखिए यहाँ पे 75 to 70 तक डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर पहुंच जाता है। कहाँ का, थार रेगिस्तान का। ठीक है, शीतकाल में, सर्दियों में कितना पहुंच जाता है, 39 to 50 डिग्री सेल्सियस तक शीतकाल में यहाँ का टेम्परेचर पहुंच जाता है। मृदा कैसी है, अब यहाँ पे अभी हमने यहाँ की जलवायु के बारे में बात करी। देखिए इसमें 2-3 मेन पॉइंट है जलवायु में कि यहाँ की जलवायु कैसी है। तो हमें सबको पता है कि रेगिस्तान की जो जलवायु है वो उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। कैसी है, उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, तो भारत के अन्य भागों की अपेक्षा यहाँ पे कम वर्षा प्राप्त होती है। और ये जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से प्रभावित होकर यहाँ पे वर्षा होती है, तो थार रेगिस्तान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून से यहाँ पे वर्षा होती है। तो ये तो पॉइंट हो गए आपके जलवायु के। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मृदा, यहाँ की सॉइल कैसी है। अब देखिए थार रेगिस्तान की मृदा, सॉइल। रेगिस्तानी मृदा कैसी है यहाँ की, रेगिस्तानी का मतलब होता है बहुत ज्यादा सैंडी सॉइल होती है। कैसी होती है, सैंडी सॉइल होती है, बहुत ज्यादा बालुई वाली सैल होती है जो पानी को एब्जॉर्ब नहीं करती है। लाल रेगिस्तानी मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है, यहाँ पे लाल रेगिस्तानी मृदा भी पाई जाती है, लाल और पीली मृदा भी पाई जाती है। मुख्य रूप से मोटे कण, शुष्क और कैल्शियम और चूने की परत पाई जाती है। इस मृदा में क्या क्या प्रमुख होता है, कैल्शियम और चूने की परत पाई जाती है। और यहाँ की जो मृदा के जो कण हैं वो कैसे होते हैं, वो थोड़े मोटे होते हैं। कैसे होते हैं, थोड़े मोटे होते हैं। अनुपजाऊ और हवाओं द्वारा अपरदन किया जाता है। यहाँ की मृदा जो है वो कैसी है, किससे प्रभावित होती है, तो हवाओं द्वारा अपरदन होता है। क्या होता है, हवाओं द्वारा अपरदन होता है कि हवाओं के माध्यम से वो मृदा उड़ती है और एक जगह से दूसरी जगह पे जाके वो इकट्ठी होती रहती है। तो ये अपरदन हो रहा है, किसी चीज का टूटना है। इस क्षेत्र में कैक्टस, नीम, खेजड़ी, अकेशिया, नीलोटिका जैसे जड़ी बूटियों के पौधे पाए जाते हैं। कैसे पौधे पाए जाते हैं, कैक्टस है। भाई कैक्टस क्यों मिलता है, क्योंकि उसको पानी की कम जरूरत होती है, इसलिए वहां पे कैक्टस उग रहा है। नीम है, खेजड़ी है, अकेशिया है, नीलोटिका है जैसी जड़ी बूटियों के पौधे पाए जाते हैं। इस मरुस्थल में तेंदुए, इस मरुस्थल में, अब यहाँ पे ये तो आपके वनस्पति हो गई। अब यहाँ पे जानवर, कैसे कैसे जानवर है, देखे तेंदुआ है, एशियाई जंगली बिल्ली है, चामोसिंघा है, चिंकारा है, बंगाली रेगिस्तानी लोमड़ी है, ब्लैक कबक है और सरीसृप की कई प्रजातियां निवास करती हैं। सरीसृप कौन से होते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं। वो जीव जो रेंगते हैं उन्हें सरीसृप कहते हैं। तो उनकी कई प्रजातियां यहाँ पे मिलती हैं। देखिए ये तेंदुआ, एशियाई जंगली बिल्ली कहाँ पाई जाती है, तो ये रेगिस्तान में पाई जाती है। बत्तख, गीज और ग्राउज जैसे प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। प्रवासी पक्षी
कैसे होते हैं, जो हवाओं के प्रति या किसी मानसून के प्रति जो आकर्षित होते हैं, वो प्रवासी के लिए कुछ टाइम के लिए दूसरी जगह से पक्षी उड़ के आ जाते हैं, तो वो होते हैं प्रवासी पक्षी की यहाँ पे टाइम के लिए रहे, कुछ टाइम के लिए रहे और फिर उड़ के फिर चले जाते हैं कहीं और, तो वो प्रवासी पक्षी होते हैं। अब देखिए थार रेगिस्तान के बारे में कुछ तथ्य हैं, ये और देख लीजिएगा। थार रेगिस्तान के बारे में 18 मई 1974 थार रेगिस्तान में पहला परमाणु हथियार विस्फोट परीक्षण जैसलमेर के पोखरण में किया गया था। कहां पे किया गया था? जैसलमेर के पोखरण में इसका परीक्षण किया गया था। किसका परीक्षण किया गया था? परमाणु हथियार के विस्फोट का परीक्षण हुआ था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र है। सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा ऊन उत्पादक क्षेत्र ये आपका थार रेगिस्तान ही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भेड़ें बहुत पाली जाती हैं। ऊंट सफारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। दुनिया भर में क्या किसके लिए मशहूर है? तो ये यहाँ पे ऊंट सफारी के लिए, ऊंट की सवारी बहुत यहाँ की प्रचलित है, तो ऊंट सफारी के लिए दुनिया भर में मशहूर है। अब ये मैंने देखिए आपको पढ़ा दिया है, थार रेगिस्तान के बारे में मैंने बता दिया, थार रेगिस्तान की मृदा कैसी होती है, आपको ये भी मैंने बता दिया है। यहाँ की जलवायु कैसी है? तो यहाँ की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु होती है, और ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा को प्राप्त करते हैं, और वर्षा बहुत ही कम होती है यहाँ पे। फिर उसके बारे में, उससे पहले मैंने आपको भारत के तटीय मैदानों के बारे में बताया। तटीय मैदानों को दो भागों में डिवाइड करा गया है, पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान। ठीक है, ये हो गया आपके। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा आपका प्रायद्वीपीय पठार। ये हम नेक्स्ट क्लास में आपके पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार।